हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के हमारे अभ्यास बैच 2.0 में जो हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो जुलाई 2019 में आए हुए पेपर में पेडागोजी का कंटेंट, पेडागोजी का जो सेक्शन है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समावेशित विद्यालय की। समावेशित विद्यालय क्या होते हैं? यानी कि इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये कहती है, इस बात पर विशेष बल देती है कि आप जो बच्चे कैसे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनको, और जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम हैं, यानी कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, दोनों को आप एक साथ मिलाकर पढ़ाओगे। आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते कि आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो आपके लिए अलग कक्षाएं चलेंगी या आपके लिए अलग विद्यालय होंगे। तो समावेशित विद्यालय जहां पर विशिष्ट और सामान्य बालक दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दृष्टिबाधित क्या होता है? दृष्टिबाधित यानी कि जिस बच्चे को देखने में समस्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आप उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। जहां पर भी देखिए शारीरिक रूप से बाधित बच्चों की बात आएगी तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वैकल्पिक तरीके से जितने भी साधन होंगे वैकल्पिक तरीकों का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में चलते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। सेकंड है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, यानी कि अगर कोई बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम है तो हम उसे बोल देंगे कि आप विशेष शिक्षक के पास चले जाओ। नहीं। फिर है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, ये भी नेगेटिव होगा। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बिठाकर, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? अगर किसी बच्चे को देखने में समस्या है और आप उसे उस कक्षा के जो सबसे उच्च उपलब्धि वाला स्तर वाला बच्चा है उसके पास बिठा दोगे, क्या उसकी समस्या दूर हो जाएगी? नहीं। दृष्टिबाधित वाले बच्चे के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए वैकल्पिक साधन का प्रयोग करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, जो वो देखने में समस्या है आप उसको ऐसे एड्स का यूज कीजिए जिन्हें वो सुन के सीख सके, या फिर एक लिपि होती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, कौन सी? ब्रेल लिपि, है ना। इस तरीके के साधनों का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया कि उसने 16 को तोड़ दिया। कैसे? 8 और 2 में, 8 दूनी 16। 5 को उसने ब्रेक किया, 5 गुणे 5 यानी कि 5 पंजे 25। फिर उसने क्या किया कि उसने 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए, ये जो नियम होता है, सिद्धांत होता है, ये साहचर्य का गुणन सिद्धांत होता है। कौन सा सिद्धांत होता है? गुणन। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर आपके सामने 4 संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी, इनको देखिए, या तो आप ए के साथ बी की गुणा करें और सी के साथ गुणा करते हैं डी की, या फिर आपने ए के साथ गुणा किया सी का और बी के साथ गुणा किया डी का। इस तरीके से गुणा करने से आपके आने वाले आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं साहचर्य नियम। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साहचर्य सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझ के देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर 3 3, 2, 4 और 5 इनका गुणा करके देखिए। देखिए, 3 दूनी 6 गुणा 4 पंजे 20, ठीक है, 6 दूनी 12 यानी कि 120 इसका आंसर आएगा। या फिर आप इसको 3 के साथ 4 के गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 आएगा, और 2 के साथ 5 के गुणा करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, तो कितना आया? 12 धाम 120। आंसर तो 120 ही आया ना दोनों कंडीशंस में। तो ये होता है आपका साहचर्य सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? हमसे पूछा है नेगेटिव, कौन सा संबंधित नहीं है? वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मापन। क्योंकि ये जो मापन होता है ना, ये प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं होता।
ये होता है मूल्यांकन से संबंधित। किससे? मूल्यांकन से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संख्यांक और संख्या, संख्यांक यानी न्यूमेरल्स और संख्या यानी कि नंबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संख्यांक क्या होते हैं और हमें पता होना चाहिए संख्याएं क्या क्या होती हैं। देखिए, संख्यांक जो होते हैं ना, बेसिकली जो ये न्यूमेरल्स होते हैं, संख्यांक ये होते हैं, ये प्रतीक होते हैं किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। सपोज दैट आपने 2 लिखा, आपने एक संख्या लिखी 2, इसको आप इस तरीके से 2 भी लिख सकते हैं, आप इसको रोमन में भी लिख सकते हैं और इसको हिंदी वाले उसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है 2। तो ये जो संख्यांक होते हैं ये प्रतीक होते हैं जिसके द्वारा क्या प्रदर्शित करते हैं, हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दिया था कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बी दे रखा है कि एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए 2 को हमने कितने तरीके से लिख दिया, तो एक संख्या को विभिन्न तरीके से विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी दोनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पूछा है गणितीय प्रक्रम नहीं है। देखिए ऑप्शन पर आप नजर डालेंगे तो मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना और पक्षांतरण। देखिए चाहे पेडागोजी आप मैथ की सॉल्व करें, सीडीपी की हो, ईवीएस की हो, हिंदी की हो, लैंग्वेज में हिंदी हो, इंग्लिश, तो देखिए जो ये कंठस्थ करना होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव होता है। कंठस्थ करना हो, रटना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हमसे पूछा है नहीं है, और ये कंठस्थ करना क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कंठस्थ करना। अगला प्रश्न देखिए, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। फर्स्ट दे रखा है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? सेकंड दिया है, एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपए की वृद्धि हो गई। फिर आपसे पूछा है कि अब नई कीमत क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, एक योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और सेकंड योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समुच्चय संरचना क्या होती है और संवर्धन संरचना क्या होती है। देखिए जब भी समुच्चयन संरचना की बात होगी, समुच्चयन संरचना में क्या होता है बेसिकली कि दो चीजें अलग अलग होंगी, दोनों अलग अलग चीजों को मिलाकर एक जगह आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ एक टोकरी में 15 संतरे थे, है ना, दूसरी टोकरी में 17 संतरे थे। अब उसने पूछा कुल मिलाकर कितने संतरे हो गए, टोटल आपसे पूछ लिया। तो यानी कि एक वस्तु ये, दूसरी वस्तु ये, दोनों वस्तुओं को मिलाकर आपसे पूछेगा, वो होगा समुच्चयन। जब संवर्धन की बात आएगी, संवर्धन क्या होता है, ये एक ही वस्तु में वृद्धि होती है, एक ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कि एक मोबाइल फोन 9,950 रुपए का था, बजट के बाद उसमें 375 रुपए की वृद्धि हो गई। किस में वृद्धि हुई, मोबाइल के मूल्य में हुई ना, बात एक ही वस्तु की हो रही है। तो ये संवर्धन होता है, ये एक ही वस्तु में बढ़ेगा, एक ही वस्तु के साथ होगा। लेकिन जो समुच्चयन होगा ये दो के साथ होता है, दो वस्तुओं के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, देखिए अगर आपसे मैंने पूछा कि एक कक्षा 2 है और एक कक्षा 3 है, कक्षा 2 में 10 बच्चे हैं, कक्षा 3 में 15 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब दोनों कक्षाओं को मिलाकर कितने बच्चे हो गए, तो ये क्या होगा, समुच्चयन होगा। संवर्धन की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि कक्षा 3 में पहले 10 बच्चे थे, अब 5 बच्चों ने और एडमिशन ले लिया, अब कितने बच्चे हो गए कक्षा 3 में, तो वो होगा संवर्धन। समझ में आ गया, संवर्धन एक वस्तु के साथ होता है और समुच्चयन दो वस्तुओं को मिलाकर पूछा जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया था
कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी में 17, सब मिलाकर कितने होंगे? तो ये जो होगा ये होगा समुच्चयन, ये होगा समुच्चयन, क्योंकि दो टोकरियों को मिलाकर एक पूछा है। फिर है कि एक 9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद इतनी वृद्धि हो गई और अब उसकी नई कीमत क्या होगी? तो ये क्या होगा? संवर्धन, क्योंकि मोबाइल फोन की बात हो रही है। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही था कि एक योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और दो योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। सबसे पहले दिया गया है कि आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। सेकंड ऑप्शन है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। अगर इस ऑप्शन पर हम गौर करें तो देखिए, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। जब आपको संख्याओं की ही समझ नहीं होगी, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 5 है, तो आप कितना भी, चाहे 10 किलो हो, 15 किलो हो, 20 किलो हो, जब आपको 10, 15, 20 के बारे में नहीं पता होगा तो आप किलो के बारे में कैसे समझ रख सकते हैं? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, वही सेम बात। आपको नहीं पता कि कितना 10 होता है, कितना 20 होता है, कितना 50 होता है, तो आप कैसे समझ रख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है? तो लंबाई की संरक्षण की समझ के पहले हमको क्या होना चाहिए? संख्याओं के संरक्षण की समझ भी होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। देखिए, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आ जाती है। आप मान लीजिए किसी क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ाया उसको भार के बारे में और उसको आयतन के बारे में। अगर आप वस्तुओं में कंपैरिजन कराना सिखाएंगे बच्चे को, आपने बच्चे को 2 वस्तुएं दी और उनमें उनका कंपैरिजन करना सिखाया भार को लेकर, तो बच्चे भार की समझ पहले बता देंगे कि ये हल्का है, ये भारी है। तो आयतन की संरक्षण की समझ जो होती है ना, उनकी बाद में आती है। वो भार के संरक्षण की समझ पहले विकसित कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हमारा राइट होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। उसने क्या किया है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूओं में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता था या उसने पहले क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर वो थोड़ी सी बच्चे, देखिए क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है एग्जाम का। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में ही उसने अपने आप ही इसका आंसर दे दिया था। देखिए बात हो रही थी आयत की। ऑप्शन आप पढ़िए, देखिए क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। अगर बात आयत की हो रही है तो उसमें आयतन का तो कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि आयत कैसा होता है? 2D होता है ना, 2D इमेज होता है। आयतन किस में निकालते हो आप? 3D इमेजेस में निकालते हो। तो देखिए आयतन इस ऑप्शन में भी गिवन था, यहाँ पर भी आयतन है और इस ऑप्शन में भी आयतन था। तो इस क्वेश्चन को आप देखकर वैसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आयतन वाले तो ऑप्शंस होंगे ही नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सही इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रट लेना हमेशा नेगेटिव होगा, कंठस्थ करना नेगेटिव होगा। बी ऑप्शन है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। देखिए कंठस्थ करना, कंठस्थ करने वाला हमें ऑप्शन कभी टिक ही नहीं करना है, और हमसे पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव की बात अभी नहीं हो रही है। डी ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। देखिए रट लेना और कंठस्थ कर लेना के ऊपर हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। जो हमारे पास ऑप्शन बचा वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट था। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना।
सीटेट में इस तरीके के आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप ऑप्शंस के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉर्न हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है वह क्या है? स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या फिर संख्या की संकल्पना। तो वॉन हिले ने दिया था ज्यामितीय चिंतन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ज्यामितीय चिंतन के बारे में वॉन हिले ने बात की थी। इन्होंने 5 स्तर दिए थे, जो स्तर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इन्होंने बात करी थी ज्यामितीय चिंतन की। इनके स्तर थे 5 स्तर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन बी, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों के प्रतिदिनों के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं और जहां पर बात हो आपको छात्रों को उनके प्रतिदिन के अनुभव से सिखाना है, वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए क्या? गणित का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे 0.3 में 0.2 की गुणा करेंगे तो आएगा 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या फिर डायनस ब्लॉक। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए, जब भी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सीटेट का फेवरेट है, हमेशा पूछा जाता है दशमलव वाला। जब भी दशमलव की बात होगी, दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ होगा, गुणा होगा, माइनस होगा, तो कौन से ऑप्शन आएगा आपका? ग्राफ पेपर। जहां भी दशमलव की संख्याओं की बात होगी तो कौन सा साधन यूज होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ पेपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? प्रभावशाली योजना नहीं है, नेगेटिव पूछा है। फर्स्ट है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की त्रुटि को आप पहले जानेंगे, फिर उनके तर्क का विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन बी है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पॉजिटिव है। आपको क्या करना है? ऐसे कार्यों की अभिकल्पना करनी है जिसमें बच्चे यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर कर सकें। हमसे पूछा है नेगेटिव, तो जिसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें बोला गया है कि मुख्यतः मेनली समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ये समूह संचालित कार्य होते हैं ना, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे नहीं कर सकते। ज्यादा छोटे बच्चे समूह संचालित कार्यों में इतना अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। हमसे पूछा था प्रभावशाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है, नेगेटिव। ऑप्शन है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ऑप्शन बी, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। बिल्कुल सही बात है, ये तो पॉजिटिव है। ऑप्शन सी, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चों के प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करोगे तो बच्चे क्या कर पाएंगे? अच्छे से सीख पाएंगे। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। हमसे पूछा था नेगेटिव की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसने बोला है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन।
कठोरता से हमें पालन नहीं करना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने इस कंटेंट वाली क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि टोटल कितने छात्र हैं, कहीं पर देखिए मेंशन नहीं किया गया कितने छात्र हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं छात्रों की संख्या है n छात्रों का, क्योंकि देखिए किसके बारे में दिया गया है, वॉलीबॉल खेलने वालों के बारे में दिया गया 1/4 छात्र, यानी कि n का 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं जिनकी संख्या दे रखी है 160। ठीक है, हमें टोटल छात्र नहीं पता थे, हमने n माना। n का 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं जिनकी संख्या दे रखी है 160। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n बराबर हो जाएगा 4 की गुणा करके 16 चौका 64 यानी कि 640। 640 हमारे पास टोटल छात्र हैं। अब उसने बोला है कि उसने तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। हमारे पास टोटल छात्र हैं 640। 640 के शतरंज खेलने वाले कितने बच्चे हैं, शतरंज खेलने वाले हैं 1/16। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 16 चौका 64 यानी कि 40। तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या जो होगी वो होगी 40, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे की क्लासेस में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारी क्लासेस को लाइक करें, कमेंट्स करें और टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।